साथियों नमस्कार। राजस्थान में होने वाले जनजातीय आंदोलनों के बारे में हमारी चर्चा हो रही थी और जो हमारी पिछली क्लास थी विद्यार्थियों, वो राजस्थान के जो भील जनजाति है, भील जनजाति का जो पहला संगठित विद्रोह था, जो हमें गोविंद गिरी के नेतृत्व में हमें चलता दिखाई देता है और उस आंदोलन को हमने भगत आंदोलन नाम दिया था। उस भगत आंदोलन से जुड़ी हुई, गोविंद गिरी से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं जो भीलों से संबंधित थी, उन सारी बातों को हमने लेने का प्रयास किया था। जब हमने भीलों के आंदोलन को प्रारंभ किया था तो उस समय हमने ये बात कही थी कि भीलों के हमें दो प्रमुख संगठित जो विद्रोह हमें नजर आते हैं, एक तो आपके गोविंद गिरी के नेतृत्व में नजर आता है, जिसे हम भगत आंदोलन बोलते हैं, और जो कुछ समय बाद में दूसरा जो संगठित विद्रोह नजर आया था वो मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आया था, जिसे हम एकी या फिर आपके घुमट भील आंदोलन के नाम से जानते हैं। अब क्योंकि हम भगत आंदोलन को अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं तो इस कक्षा में हम मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में होने वाला जो एकी आंदोलन है या जो फिर आपके घुमट भील आंदोलन है उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन विद्यार्थियों, इस घुमट भील आंदोलन को हम पढ़ेंगे कैसे? देखिए विद्यार्थियों, जो आपके भगत आंदोलन है वे भगत आंदोलन हमें 1913 के आसपास समाप्त होता दिखाई दे रहा है और जो आपके मोतीलाल तेजावत का जो एकी आंदोलन है वे हमें 1921 के आसपास प्रारंभ होता हुआ नजर आता है। तो कहीं ना कहीं दोनों आंदोलनों के बीच में हमें 7-8 वर्ष का हमें एक अंतराल नजर आ रहा है। बच्चे क्या करते हैं कि जो आपके भगत आंदोलन है उसको पढ़ने के बाद में सीधे आपके एक ही आंदोलन की ओर चले जाते हैं और वो बीच के जो 7-8 वर्षों का अंतराल है उसे छोड़ देते हैं। अगर आपने बीच के 7-8 वर्षों के अंतराल को छोड़ दिया और उनके बीच में होने वाली घटनाओं को आपने नहीं पढ़ा तो आपको फिर आपको ये एक ही आंदोलन या फिर घुमट भील आंदोलन समझ में भी नहीं आएगा। क्योंकि जो घुमट भील आंदोलन है या एक ही आंदोलन है उसकी जो पृष्ठभूमि है कि आखिरकार ये आंदोलन प्रारंभ क्यों हुआ, तो उसकी जो पृष्ठभूमि है वो इन्हीं आपके वर्षों के बीच में नजर आती है। जब 1913 से लेकर 1921 के बीच की हम जब घटनाएं पढ़ेंगे, उस समय की तात्कालिक स्थिति को जानेंगे तो हमें एक ही आंदोलन और अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम एक ही आंदोलन को पढ़ने से पहले जो 1913 से 1921 के बीच की जो स्थितियां है उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। फिर हम देखेंगे कि मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में होने वाला जो एक ही आंदोलन है वो किस प्रकार से उदयपुर, ये हम कह सकते हैं कि मेवाड़ रियासत में विस्तृत हुआ। इसके बाद में ये जो एक ही आंदोलन है किस तरह से आपके राजस्थान के जो सिरोही क्षेत्र है उस सिरोही क्षेत्र में आपके विस्तृत हुआ। इन दोनों बातों को हम पढ़ने के बाद में जो हमारा चौथा जो टॉपिक होगा वो आपके एक ही आंदोलन की उपलब्धि होगी। ये हम दूसरी भाषा में कहें तो एक ही आंदोलन के जो परिणाम है उसको हम देखेंगे। उपलब्धियां और परिणाम पढ़ने का फायदा ये होगा, जो वनडे एग्जाम के लिए आप कुछ नाम रटते हैं जैसे आदिवासियों का मसीहा, आप ये याद करने की कोशिश करते हैं कि आदिवासियों का मसीहा आपके मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है, या फिर जो आदिवासी हैं मोतीलाल तेजावत को बाबूजी के नाम से संबोधित करते हैं। तो हम सबसे अंत में हम जब उपलब्धियां पढ़ेंगे तो उन उपलब्धियों को पढ़ते वक्त हमारी 2 प्रश्न भी आपके क्लियर हो जाएंगे कि आखिरकार मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा क्यों कहा जाता है, किसे कहते हैं, ये सामान्य बात है। महत्वपूर्ण बात है कि क्यों कहा जाता है, ये क्यों शब्द महत्वपूर्ण है, और जब उपलब्धियां पढ़ेंगे तो जो ये क्यों शब्द है ये हमारा और स्पष्ट आपके हो जाएगा। वनडे एग्जामों को ध्यान में रखते हुए सबसे अंत में हम जो जितने भी आपके भील आंदोलन हुए हैं 1818 से लेकर आपके 1929 के बीच के मध्य, इस दौरान जितने भी भीलों से जुड़े हत्याकांड है, चाहे वो आपके मानगढ़ हत्याकांड है या आपके निमाड़ा हत्याकांड है, या जब हम सिरोही के आंदोलन को पढ़ेंगे तो वहां पर जो आपके सियावा, भुला, बालोले जैसे हत्याकांड हुए हैं, उन सारे के सारे हत्याकांडों को हम एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनसे जुड़े प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पत्रों हमें सीधे देखने को मिलते हैं। तो हमें 4-5 मिनट के समय उसमें लग सकता है, लेकिन जब हम सारे हत्याकांड एक साथ पढ़ लेंगे तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर और क्लियर हो जाएगी कि कौन कौन से हत्याकांड किस जनजाति से जुड़े हुए हैं और उन हत्याकांड से कौन कौन सी घटनाएं हुई है, कौन सी सेना आई है, वो सारी बातें हमें यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले तो एक ही आंदोलन की पृष्ठभूमि को देखेंगे, जिसमें हम 1913 से लेकर 1921 के बीच की घटनाओं को हम समझ लेंगे। फिर हम एक ही आंदोलन का प्रारंभ करेंगे, सबसे पहले उसका विस्तार मेवाड़ में कैसा उसको जानेंगे, उसके बाद में सिरोही में कैसे पहले उसको देखेंगे, फिर इस आंदोलन की उपलब्धियों को देखेंगे और अंत में हम हत्याकांड की चर्चा करेंगे। और अगर हम इस प्रकार से पढ़ेंगे तो फिर जो ये एक ही आंदोलन है जिसे हम और घुमट भील आंदोलन भी बोलते हैं, हमें अच्छी तरीके से आपके समझ में आ जाएगा। भीलों के लिए जो आंदोलन प्रारंभ किया था उस आंदोलन को हम एक ही आंदोलन या आपके
भोमट भील आंदोलन के नाम से जानते हैं। एक ही आंदोलन क्यों नाम रखा गया? क्योंकि मोतीलाल तेजावत की मानना था, ये उनकी एक प्रकार से कह सकते हैं आदर्श रहा होगा, कि वो चाहते थे कि जो जितने भी हमारे आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनमें एकता स्थापित हो, उनमें संगठन स्थापित हो, और फिर जो एकता और संगठन उनमें स्थापित हो चुका है फिर उनके माध्यम से वो अपने अधिकारों की मांग करें। और संगठन स्थापित करके, एकता स्थापित करके जब आप अपने अधिकारों की मांग करते हैं तो उसके परिणाम अच्छे निकल कर आते हैं। तो एकता स्थापित करने का प्रयास किया गया, इसलिए इस आंदोलन का नाम हो गया आपके एक ही आंदोलन। जो आपके उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो पहाड़ी क्षेत्र है जहां भील निवास करते मुख्य थे, उस क्षेत्र को आपके भोमट क्षेत्र कहते हैं। और मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में चलने वाला आंदोलन कहीं ना कहीं हमें ये जो आपके उदयपुर वाला भाग है, डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो आपके क्षेत्र है, जो भील बाहुल्य क्षेत्र है जिसको हम भोमट क्षेत्र बोलते हैं, और इस भोमट क्षेत्र में जब ये आंदोलन चला तो इसका नाम हो गया आपके भोमट भील आंदोलन। इस आंदोलन का प्रारंभ विद्यार्थी 1921 में होता है। अब हम आगे इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे कि 1921 में किस प्रकार से प्रारंभ हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि आखिरकार इस आंदोलन के पीछे की पृष्ठभूमि क्या है। कोई भी आंदोलन विद्यार्थियों एक दिन में तो शुरू होता नहीं है, उस आंदोलन के शुरू होने के पीछे कई सारी घटनाएं होती है। अगर हम उसके पीछे की घटनाओं को पढ़ेंगे, या हम कह सकते हैं कि उस आंदोलन की शुरुआत से पहले के जो कारण है उसको हम अच्छी तरीके से जान लेंगे, तो फिर आंदोलन पढ़ने में और आंदोलन को समझने में आसानी रहती है, और उस आंदोलन से फिर क्या परिणाम निकले हैं वो भी हमारे समझ में और अच्छी तरीके से आ सकता है। तो हमें 1921 से पहले की कुछ बातें हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे, अर्थात 1913 से लेकर 1921 के बीच में जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं को ही एक ही आंदोलन के आपके पृष्ठभूमि के नाम से जाना गया है। और इस दौरान हुआ क्या क्या है, तो सबसे पहले विद्यार्थियों, जो मेवाड़ क्षेत्र है, मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत विद्यार्थियों एक ठिकाना था, आप सब इस नाम से परिचित होंगे, आपके बिजोलिया ठिकाना। और बिजोलिया ठिकाने के अंतर्गत विद्यार्थियों बिजोलिया किसान आंदोलन पहले से चल रहा था, और 1916 के आसपास में इस आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे वे थे विद्यार्थियों आपके विजय सिंह पथिक। अब देखिए विद्यार्थियों, जब आपके बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा था तो इस बिजोलिया किसान आंदोलन से केवल किसान वर्ग ही आपके, हम कह सकते हैं कि अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं हुआ। बिजोलिया के आसपास या फिर मेवाड़ रियासत में रहने वाले जो भील समुदाय के लोग हैं वे भी अपने अधिकारों के लिए सजग हुए। उनके अंदर भी ये बात फैली कि जिस प्रकार से किसान अपनी मांगों को उठा रहे हैं, जिस प्रकार किसान संगठित हो रहे हैं, वैसे ही भीलों को भी अपनी आवाज उठानी चाहिए, भीलों को भी फिर से अपने आप को संगठित करना चाहिए और अपने अधिकारों की मांग करनी चाहिए। तो आप देखेंगे 1913 से 1921 के बीच में जो पहले हमें घटना नजर आ रही है वो बिजोलिया किसान आंदोलन के समय नजर आ रही है, जब भील फिर से अपने आप को एकत्रित करने की बात कर रहे हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं भील के समुदायों ने बिजोलिया किसान आंदोलन से अपने आप को जोड़ा, उनकी रणनीतियों से अपने आप को जोड़ा, और जिस प्रकार किसान संगठित हो रहे हैं वैसे ही वे स्वयं भी संगठित होने की आपकी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी समय विद्यार्थियों की घटना घटित हुई थी आपके गोविंद गिरी से जुड़ी हुई। हालांकि गोविंद गिरी का जो आंदोलन है वो 1913 के मानगढ़ हत्याकांड के बाद में नजर आ रहा है, समाप्त होता नजर आता है विद्यार्थियों। लेकिन आप इस बात को समझिए कि व्यक्ति समाप्त हो सकता है लेकिन व्यक्ति के विचार समाप्त नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि 1913 में मानगढ़ हत्याकांड के बाद में गोविंद गिरी की शिक्षाएं एक तरह समाप्त होगी, ऐसा नहीं है। गोविंद गिरी के जाने के पश्चात उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनकी जो आपके मान्यताएं हैं, या हम कह सकते हैं कि उनके जो आदर्श हैं वो और तेज गति से फैले, क्योंकि जो गोविंद गिरी है एक प्रकार से भीलों के आध्यात्मिक नेता के रूप में उभरे हैं। उनका नेतृत्व नहीं मिल पा रहा है, लेकिन उनकी जो शिक्षाएं, उनकी जो मान्यताएं, उनके जो आदर्श हैं, भीलों ने उन्हें कोई अपना नेतृत्व मान लिया। गोविंद गिरी के जाने के पश्चात भी भील जो समुदाय के लोग हैं वो गोविंद गिरी के बताए हुए आदर्शों पर चल रहे हैं, उनकी शिक्षाओं पर चल रहे हैं, उनकी मान्यताओं को स्वीकार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक आपके अवसर की तलाश में है कि जब उचित अवसर आएगा तो फिर से संगठित होकर हम आपके जितने भी भील समुदाय के लोग हैं वो एकत्रित होंगे, संगठित होंगे और फिर से अपने अधिकारों की मांग करेंगे। तो इस कालक्रम के दौरान भी जब गोविंद गिरी मौजूद नहीं है तब भी, क्योंकि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके बावजूद भी भील समुदाय के लोग गोविंद गिरी से प्रभावित होते हुए नजर आते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विद्यार्थियों में हमें एक घटना देखने को मिलती है, प्रथम विश्व युद्ध। और ये प्रथम विश्व युद्ध आपके 1914 से लेकर 1919 के मध्य आपके चलता है। अगर आप इन तारीखों को ध्यान से देखेंगे तो दोनों तारीखें इनके बीच में कहीं हमें नजर आ रही है। और प्रथम विश्व युद्ध जिसमें भारत भी भाग ले रहा था ब्रिटेन की ओर से, और इस युद्ध के दौरान ही भारत में महंगाई भी बढ़ी है, भारत के अंदर बेरोजगारी भी बढ़ी है, और उसी दौरान भारतीय किसानों पर टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं, लाग बाग बढ़ा दी गई है, बेकार व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। तो ये जो जितनी भी सारी चीजें हैं ये भारत के लिए अनुकूल नहीं है। इन घटनाओं से किसान भी प्रभावित हो रहा है, व्यापार भी प्रभावित हो रहा है, उद्योगपति भी प्रभावित हो रहा है, आम जन भी प्रभावित हो रहे हैं। और इन घटनाओं से हमें कहीं ना कहीं हमारे जो भील समुदाय के लोग हैं वे भी प्रभावित होते नजर आ रहे हैं।
क्योंकि भीलों से टैक्स ज्यादा लिया जाने लगा, उनसे बेगार करवाई जाने लगी, उन पर कई प्रकार के अमानवीय और अवैध लाग बाग थोप दी गई है। तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव भीलों पर भी पड़ा है और वो प्रभाव कोई अच्छा नहीं है, ये एक प्रकार से नकारात्मक प्रभाव है और इस नकारात्मक प्रभाव से भील समुदाय कहीं ना कहीं जूझ रहा है और वो एक अवसर की तलाश में कि जब एक अच्छा अवसर आएगा, जब एक अच्छा नेतृत्वकर्ता हमें मिलेगा तो हम अपने अधिकारों को फिर से मांग करेंगे। तो जो ये बिजोलिया किसान आंदोलन है इनसे भील प्रभावित हो रहे हैं, गोविंद गिरी की शिक्षाओं को अभी तक वो मान रहे हैं और प्रथम विश्व युद्ध से जो उपजी जो कठिनाइयां हैं, चाहे वो आपकी राजनीतिक कठिनाई हो चाहे वो आर्थिक कठिनाई हो, उन कठिनाइयों का आपके गलत प्रभाव भील समुदाय के ऊपर पड़ा है। तो इनसे भी आपके भील आपके चिंतित है और इन्हीं सारी घटनाओं की वजह से विद्यार्थियों जो सबसे पहले मेवाड़ के अंतर्गत सन 1917 में जो हमारी जो मेवाड़ रियासत है, उस मेवाड़ रियासत के विद्यार्थियों एक आपकी जागीर थी पहाड़ा जागीर, और पहाड़ा जागीर के जो भील समुदाय है उन्होंने सबसे पहले विद्रोह कर दिया, क्योंकि भील प्रथम विश्व युद्ध से उपजी समस्याओं से परेशान थे, गोविंद गिरी को भी अपना आदर्श मान रहे थे और बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित थे। इन तीनों चीजों का समीकरण ऐसा बना कि पहाड़ा क्षेत्र जो पहाड़ा जागीर है मेवाड़ की, वहां के भीलों ने फिर से विद्रोह कर दिया। यहाँ के जो भील है उनकी मुख्य रूप से 3-4 मांगे थी। जैसे एक तो उस समय जो अवैध लाग बाग ली जा रही थी ये इसे समाप्त करवाना चाहते थे। दूसरा जो अमानवीय जो आपके बेगार व्यवस्था थी ये इसे भी समाप्त करवाना चाहते थे। और जो बढ़ा हुआ टैक्स है, जो बढ़ा हुआ राजस्व है, जो बड़ी हुई लगान है, उस राशि को भी भील आपके समाप्त करवाना चाहते थे या कम करवाना चाहते थे। तो अपने इन 3 मांगों को लेकर सबसे पहले पहाड़ा क्षेत्र के भील समुदाय ने 1917 के अंतर्गत विद्रोह का झंडा आपके बुलंद कर दिया। मेवाड़ के राणा ने कोशिश जरूर की है कि भील समुदाय के जो पहाड़ा क्षेत्र में विद्रोह हो रहा है उसको शांत किया जाए, लेकिन ये शांत तो नहीं हुआ। इसके उलट इस विद्रोह ने अपनी सीमाओं का विस्तार कर लिया। जैसे ही पहाड़ा क्षेत्र में विद्रोह हुआ उसके कुछ समय के बाद में जो झाड़ोल क्षेत्र है, ये सब आपके मेवाड़ के ही भाग हैं, जो कोलियारी क्षेत्र है, इसके बाद में जो आपके मादड़ी पट्टा क्षेत्र है, इन सारे के सारे क्षेत्रों के अंतर्गत आपके भील विद्रोह फैल गया। तो जो भील विद्रोह 1917 में पहाड़ा क्षेत्र से प्रारंभ हुआ, उसकी अगले ही वर्ष उसकी सीमाएं झाड़ोल तक, कोलियारी गांव तक, ये फिर मादरा पट्टा क्षेत्र तक आपके फैल गई और इस प्रकार से भील क्षेत्र के अंतर्गत होने वाला जो विद्रोह है आपके और तेज गति से बढ़ने लगे। इस विद्यार्थियों इस आग के अंदर घी डालने का काम 1920 के राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले एक आंदोलन है जिसको आप सब ने जाना होगा, असहयोग आंदोलन। हालांकि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ जब गांधी जी ने किया था तो उसका जो टारगेट था, जिसका उद्देश्य था, वो ब्रिटिश भारत था। ये आंदोलन मुख्य रूप से जो उस समय ब्रिटिश प्रांत कहलाते थे या ब्रिटिश भारत कहलाता था वहां प्रारंभ किया गया था। उसका उद्देश्य वहां की जनता थी। लेकिन हम किसी आंदोलन को प्रारंभ कर सकते हैं, उसकी सीमाओं को हम नियंत्रित नहीं कर सकते। हम ये कह सकते हैं कि ये आंदोलन इस जगह से इस तारीख को शुरू होगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये आंदोलन कहाँ कहाँ फैलेगा, किस जगह पर, किस स्थान पर जाकर खत्म होगा। शुरुआत करना हमारे हाथ में है, लेकिन उस घटना का अंत करना हमारे हाथ में नहीं है। ये आंदोलन अपनी सीमाओं को तोड़ चुका था। जो आंदोलन ब्रिटिश भारत में शुरू हुआ वह आंदोलन पहाड़ी क्षेत्र में भी चला गया, वन्य क्षेत्र में भी चला गया, जनजातीय क्षेत्र में भी चला गया और इस असहयोग आंदोलन के प्रभाव राजस्थान की जो राजपूताना की रियासतें हैं वहां की आम जनता पर भी दिखाई देने लगा। असहयोग आंदोलन से कहीं ना कहीं हमारे मेवाड़ क्षेत्र के जो भील है, जो किसान है, वो भी प्रभावित होते नजर आए। उन्होंने भी अपना आप को इस आंदोलन से जोड़ दिया। तो जो आंदोलन आपके ब्रिटिश भारत में किया गया है, इस आंदोलन से भीलों ने कहीं ना कहीं अपना आप को जोड़ दिया। उनका यह मानना था कि असहयोग आंदोलन भी ब्रिटिशों के विरुद्ध हो रहा है और जो भीलों का जो ऊपर जो शोषणकारी नीति लागू हुई है उसके पीछे कहीं ना कहीं आपके अंग्रेजों का ही हाथ है। तो असहयोग आंदोलन ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति के लिए चलाया जा रहा है, तो क्यों ना हम भी इनसे जुड़ जाएं। तो इस प्रकार से भीलों ने अपना आपको किसके साथ जोड़ दिया? असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ दिया। और जैसे ही भीलों ने अपना आपको असहयोग आंदोलन के जोड़ा तो ये भील आंदोलन और तेज गति से आपके बढ़ता गया। उसी तेज गति में जो भील समुदाय के लोग हैं, अब आप ऐसे एक नेतृत्वकर्ता की ओर देख रहे हैं कि सारे के सारे भील समुदाय के लोग हैं, हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। अब उन्हें एक संगठित करने वाले एक नेता की आवश्यकता है। तो उनकी इस नेता की कमी को फिर पूरा करने का काम आपके मोतीलाल तेजावत ने किया। जब मोतीलाल तेजावत इस क्षेत्र में आए और 1921 के आसपास जब उन्होंने एक ही आंदोलन भम्मट भील आंदोलन की शुरुआत की तो उन्हें बड़ा जन समर्थन मिला, उनके समर्थकों की संख्या काफी हो गई थी। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों 1921 में जो एक ही आंदोलन भम्मट भील आंदोलन शुरू होता है वो कोई एक दिन की घटना नहीं है। उससे पहले 1916 का जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उनसे भील प्रभावित हो रहे थे, गोविंद गिरी की शिक्षाओं से प्रभावित हो रहे थे, प्रथम विश्व युद्ध से निकलने वाले जो नकारात्मक परिणाम है उनसे भील प्रभावित हो रहे थे।
और कहीं ना कहीं राष्ट्र स्तर पर चलने वाले इस संयुक्त आंदोलन से भी भीलों ने अपने आप को जोड़ दिया। और जब इतनी सारी घटनाएं एक साथ हो चुकी हैं तो अब इन लोगों को जो उत्तेजित जो भील हैं उनको नेतृत्व करने की बात आई, तो फिर मोतीलाल तेजावत जी आगे आए और उन्होंने फिर जो आंदोलन खड़ा किया उस आंदोलन को विद्यार्थी एक की या फिर आपके भौमट भील आंदोलन के नाम से जानते हैं। अब ये इतनी सारी घटनाएं पढ़ने का फायदा क्या है, एक तो आपने कई सारे नए नाम सुन लिए, जैसे पहाड़ा जागीर होगी, कोल्यारी क्षेत्र हो गया, जाडोल क्षेत्र हो गया, माधुरी पट्टा क्षेत्र हो गया, मगरा क्षेत्र हो गया, भौमट क्षेत्र हो गया। अगर आप सीधे ही 1921 से आंदोलन को शुरू कर देते तो ये सारी बातें आपको छूट जाती। और जब आपने पृष्ठभूमि को नहीं पढ़ा, जब आपने नींव को नहीं पढ़ा और फिर आप बिल्डिंग में रहने की आपकी सोच रखते हो, तो मेरे हिसाब से वो जो इमारत है, बिल्डिंग है, वो लंबे समय तक टिकने वाली नहीं है। इस पृष्ठभूमि को आप पढ़ लिया तो अब आपको आसानी समझ में आ जाएगा कि ये भौमट भील आंदोलन शुरू क्यों हुआ है। अब जब आंदोलन की घटनाएं समझ में कारण समझ में आ जाते हैं तो फिर घटनाएं भी समझ में आ जाती हैं, और जब घटनाएं समझ में आती है तो उनसे निकलने वाले परिणाम भी हमारे अंदर और अच्छी तरीके से आपके हम कह सकते हैं विचार बन जाएंगे। तो इसलिए पृष्ठभूमि पढ़ने का फायदा यही हुआ है कि ये आंदोलन हमें अच्छी तरीके से आपके समझ में आएगा। अब हम देखते हैं कि ये जो आंदोलन हुआ है वो आंदोलन किस किस जगहों पर कैसे कैसे आपके फैला है, और फिर ब्रिटिश जो आपकी व्यवस्था है, सामंती व्यवस्था है, उसने इस आंदोलन को रोकने के लिए कौन कौन सी कार्यवाही की है, कौन कौन सी प्रतिक्रिया दी है, उनके बारे में थोड़ी सी हम यहाँ पर जानकारी लेते हैं। मोतीलाल तेजावत का जो जन्म है विद्यार्थियों 1887 को हुआ था। 1887 को मेवाड़ ठिकाने, मेवाड़ रियासत में एक स्थान है विद्यार्थियों आपके कोलियारी, और कोलियारी के अंदर जो ओसवाल परिवार है, जैसा हमने देखा था गोविंद गिरी का जन्म बंजारी परिवार में हुआ था, ठीक ऐसे ही आपके जो आपके मोतीलाल तेजावत है उनका जन्म 1887 को मेवाड़ रियासत के कोलियारी क्षेत्र के अंतर्गत ओसवाल परिवार में हुआ था। और जब इनकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो गई थी तो इनको जो मेवाड़ रियासत के अंतर्गत एक ठिकाना आपके जाडोल, उस जाडोल ठिकाने में इनको कार्य करने का आपके मौका मिला। तो मोतीलाल तेजावत भीलू से जुड़ने से पहले, भील आंदोलन नेतृत्व करने से पहले जिस ठिकाने के अंदर जो कार्य करते थे वो ठिकाना विद्यार्थियों आपके जाडोल था। कई बार छोटे मोटे परीक्षा में से प्रश्न पूछ लेते हैं कि जाडोल ठिकाने के अंदर कामदार या फिर आपके कार्य करने वाला जो नेता है वो कौन है, तो आप ध्यान रखेंगे वो आपके मोतीलाल तेजावत है। और जाडोल ठिकाने में काम करते ही इनका भीलों से सबसे पहले संपर्क हुआ, क्योंकि इस क्षेत्र में आपके भील निवास कर रहे थे और जाडोल ठिकाने में कार्य करते ही सबसे पहले उनका भीलों से संपर्क हुआ। वहीं उन्होंने भीलों की जो सामाजिक आर्थिक स्थितियां हैं उनको देखा, और उन स्थितियों को देखने के बाद भी इनका मन द्रवित हुआ और इनका मन कहीं ना कहीं आपके भीलों की ओर आपके झुकता गया। जाडोल ठिकाने में किसी विवाद के कारण उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया, और नौकरी को छोड़ने के बाद में उन्होंने जो विशेष तौर से जो मसाले होते हैं उनको बेचने का काम किया, और मसाले बेचने के लिए एक स्थान पर निवास नहीं करते थे, ये आपके अलग अलग क्षेत्रों में घूमते। तो जिन जिन क्षेत्रों में व्यापार के उद्देश्य से घूमते गए उन क्षेत्रों में और आपके भीलों के नजदीक आते गए, भीलों की सामाजिक और उनकी धार्मिक स्थिति और देखते गए, उनकी जो राजनीतिक और आर्थिक स्थितियां उनसे परिचित होते गए। और इसी समय उन्होंने निर्णय लिया कि क्यों ना हम इनकी सामाजिक, इनकी जो धार्मिक स्थितियां हैं, उनकी राजनीतिक और आर्थिक अधिकार है, उनकी मांग करें। कहीं ना कहीं ये खुद मोतीलाल तेजावत एक समय ऐसा आ गया था कि वो आगे आकर आपके भील आंदोलन का नेतृत्व करना चाह रहे थे, और 1913 से लेकर 1921 के बीच में स्थितियां भी बन चुकी थी कि भील समुदाय भी चाह रहे थे कि कोई ना कोई हमारा नेतृत्व करे। तो दोनों पक्षों की ओर से एक प्रकार सहमति बढ़ रही थी। इसी को देखते हुए मोतीलाल तेजावत ने सबसे पहले भीलों के अंदर जो सामाजिक और जो धार्मिक सुधार है उसका कार्य प्रारंभ किया। और जैसे ही इन्होंने भीलों के अंदर सामाजिक और धार्मिक सुधार कार्य प्रारंभ किया तो धीरे धीरे ये भी गोविंद गिरी की तरह आपकी एक प्रकार से लोकप्रियता हासिल करते गए। इसी समय इनको अवसर भी मिला कि जो चित्तौड़ के अंतर्गत विद्यार्थियों जो आपके रश्मि तहसील है, उस रश्मि तहसील के अंदर एक स्थान है विद्यार्थियों मातृकुंडिया। आप जब राजस्थान की कला और संस्कृति पढ़ते हैं तब ये नाम आप विद्यार्थियों खूब सुनते हैं कि रश्मि तहसील का जो मातृकुंडिया स्थान है, यहाँ पर आपके वैशाख पूर्णिमा को आपके मेला लगता है। वैशाख पूर्णिमा को जब मेला लगता है तो इस मेले के अवसर पर किसान भी एकत्रित होते हैं, और इसी मेले के अवसर पर आदिवासी भी एकत्रित होते हैं। आदिवासी में जो भील समुदाय के लोग हैं, जो गरासी समुदाय के लोग हैं, वे सभी यहाँ पर आपके विद्यार्थियों एकत्रित होते हैं। इसी 1921 के जो वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर जब आपके किसान और आदिवासी एकत्रित हुए हैं, इसी अवसर पर मोतीलाल तेजावत ने अपनी बात रखने का यहाँ पर प्रयास किया है। उन्होंने भीलों से और आदिवासियों से कहा था कि हम सबको संगठित होकर, हम सबको संयुक्त होकर जो शोषण है, जो सामंती शोषण है या फिर हम कह सकते हैं औपनिवेशिक सत्ता का शोषण है, उसका विरोध करना चाहिए। और विरोध करते समय हमें अपने आप में एकता स्थापित करनी चाहिए। एक तो हमें संगठित होकर
जो हमारे खिलाफ जो शोषणकारी नीतियां चल रही है, हमें उनका आप विरोध करना पड़ेगा। और वो विरोध हम तभी सफल कर पाएंगे जब हमारे अंदर क्या स्थापित होगी, आपकी एकता स्थापित होगी। वहाँ एकत्रित जो किसान है, वहाँ एकत्रित जो आपके आदिवासी समुदाय के लोग हैं, उन्होंने मोतीलाल तेजावत की बात को सुना, उनका समर्थन किया। और इसी अवसर पर फिर उन्होंने जिस आंदोलन की शुरुआत की 1921 में, उसी आंदोलन को हम सामान्यतः एक ही आंदोलन के नाम से जानते हैं। एकता स्थापित करने की बात की गई है, संयुक्त होने की बात की गई है, इसलिए इस आंदोलन का नाम हो गया विद्यार्थी एक ही आंदोलन। तो एक ही आंदोलन का प्रारंभ 1921 को होता है। और विद्यार्थी प्रारंभ आपके तो मातृकुंडिया क्षेत्र है, जहाँ पर वैशाख पूर्णिमा को मेला लगता है। ये धार्मिक सद्भावनाओं का स्थान है और वहीं से फिर आपके इस आंदोलन की आपके शुरुआत हुई। अब ये आंदोलन प्रारंभ में चाहता क्या था, इस आंदोलन के उद्देश्य क्या थे? ये इस आंदोलन के अगर हम उद्देश्यों की बात करेंगे विद्यार्थियों, तो सबसे पहले विद्यार्थियों ये अपने विरुद्ध होने वाले शोषण का अंत चाहते थे। तो शोषण चाहे आपकी राजनीतिक शोषण हो, चाहे फिर आर्थिक शोषण हो, वो उसे समाप्त करना चाहते थे। इस आंदोलन का जो दूसरा में उद्देश्य नजर आता है, प्रारंभिक उद्देश्य, ये अपना आप में एक ही स्थापित करना चाहते थे, एकता स्थापित करना चाहते थे, जिससे जो भील और ग्रासी समुदाय के लोग हैं वो एक हो जाएं, संगठित हो जाएं। इस आंदोलन का जो हमें अगला उद्देश्य नजर आता है कि जो आपके जो राजा हैं या फिर जो जागीरदार हैं या जो आपके सामंत हैं, जो विभिन्न समुदायों के वाद विवादों को शांत करने के लिए जगह जगह पर न्यायालय स्थापित किए गए हैं, कचहरियां स्थापित की गई हैं, मोतीलाल तेजावत चाहते थे कि हम सभी को इन न्यायालयों या फिर इन कचहरियों का आपके बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि इन न्यायालयों के अंतर्गत हमेशा ही राजाओं, जागीरों और सामंतों का पक्ष लिया जाता है, आम जन का पक्ष नहीं लिया जाता, आम जन को इसमें न्याय नहीं मिलता। तो जो एक ही आंदोलन प्रारंभ हुआ है, इसके हम प्रारंभिक उद्देश्य की बात करेंगे तो ये अपने विरुद्ध होने वाले शोषण का अंत चाहते थे। ये अपने समुदायों के मध्य एकता स्थापित करना चाहते थे। राजाओं द्वारा स्थापित जो संगठन है, राजाओं द्वारा स्थापित जो न्यायालय है, जो संस्थाएं हैं, उनका एक बहिष्कार करना चाहते थे। और समय के साथ में इसके उद्देश्य में एक और परिवर्तन आया। मोतीलाल तेजावत चाहते थे कि जो ये भीलों का जो आंदोलन है, वो आंदोलन असहयोग आंदोलन से जुड़ जाए और राजस्थान में होने वाला जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, उस बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंध स्थापित कर ले। और मोतीलाल तेजावत ने बिजोलिया किसान आंदोलन से भीलों को जोड़ने के लिए, ऐसा कहा जाता है कि विजय सिंह पथिक से मुलाकात भी की थी। हालांकि बिजोलिया किसान आंदोलन और भीलों का एक ही आंदोलन एक नहीं हो पाया, उनमें प्रत्येक संबंध स्थापित नहीं हो पाया, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों पक्ष ये चाह रहे थे कि एक तरफ तो बिजोलिया किसान आंदोलन के किसान और एक तरफ एक ही आंदोलन के जो भील और ग्रास समुदाय दोनों एकत्रित हो जाएं, संगठित हो जाएं और संगठित होकर फिर अपनी मांग को आप मनवाएं। लेकिन पूर्ण रूप से प्रत्येक रूप से संबंधित नहीं हो पाए, लेकिन इनका उद्देश्य जरूर था प्रारंभ में कि दोनों कहीं ना कहीं आपके जो हम कह सकते हैं आंदोलन है, दोनों विचार है, एक हो जाए। इसी प्रकार मोतीलाल तेजावत स्वयं को गांधी जी का धर्मदूत कहते थे, गांधी जी के संदेश वाहक कहते थे। ये अपना आपको गांधी जी के विचारों को समर्थक मानते थे और उस समय गांधी जी के द्वारा किए गए इस आंदोलन से भी उन्होंने अपना आपको जोड़ने का प्रयास किया। तो ये इस आंदोलन के हमें प्रारंभिक उद्देश्य नजर आते हैं, जहां पर हमें एक बात समझ में आ जाती है कि आखिरकार मोतीलाल तेजावत क्या चाहते हैं। और इन उद्देश्यों से स्पष्ट हो रहा है कि वो भीलों के जो शोषण है, भीलों के खिलाफ जो होने वाली गतिविधि है, उसको ये रोकना चाहते हैं। अपने इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जो जाडौर ठिकाना है, इस जाडौर ठिकाने के आपके जो भील समुदाय के लोग हैं, उन्होंने आंदोलन का आपके बिगुल बजा दिया। जिस प्रकार हमने देखा था 1917 में सबसे पहले पहाड़ा जागीर के भीलों ने विद्रोह किया था, उसी प्रकार जब 1921 में एक ही आंदोलन की घोषणा हो चुकी है, तो उसके बाद में सबसे पहले जाडौर ठिकाने के जो भील है, उन्होंने आपके विद्रोह का झंडा बुलंद किया है। उनकी मांगे यही है, शोषण का अंत होना चाहिए, एकता स्थापित होनी चाहिए, राजाओं महाराजाओं संस्थाओं बहिष्कार किया जाएगा। आंदोलन को फैलते हुए रोकने के लिए जो जाडौर ठिकाने के मुखिया है, उन्होंने मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ये उनका दाव उल्टा बढ़ा और जैसे ही मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार किया गया, ये विद्रोह और तेजी से भड़क उठा और जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आपके मोतीलाल तेजावत को रिहाई करना पड़ा। अब मोतीलाल तेजावत के सामने एक दुविधा ये थी कि इस पूरे आंदोलन को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, किस प्रकार से विद्यार्थियों इसे पूरी रणनीति के तहत अपने मांगों को मनवाया जाए। इसलिए समय समय पर आपके इस आंदोलन से जुड़ी बैठकें हुई। जैसे 1921 के अंतर्गत जो बडराना क्षेत्र है या फिर जो आपके पाडोली क्षेत्र है, वहां पर आपके भीलों की बैठकें हुई। हालांकि ऐसे नाम आपके परीक्षा में नहीं पूछते, फिर भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। 1921 के अंतर्गत जो बडराना क्षेत्र है, जो पाडोली क्षेत्र है, वहां पर भीलों की बैठक हुई है। और इसके बाद में जो भीलों की सबसे महत्वपूर्ण बैठक हुई थी 1921 में, वो आपके पिछोला झील के तट पर हुई थी। पिछोला झील के तट पर बड़ी संख्या के अंतर्गत आपके जो भील हैं, जो आपके ग्रासी समुदाय के लोग हैं और जो किसान आपके क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, वो पिछोला झील के तट पर आपके एकत्रित हुए।
और यहाँ एकत्रित होने के बाद में इन सभी भीलों ने मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व के अंतर्गत 21 सूत्री एक ज्ञापन तैयार किया। 21 सूत्री एक आपके मांग पत्र तैयार किया। ये वो मांगे थी जो आपके ये जो भील समुदाय के लोग हैं, ग्रास समुदाय के लोग हैं, मेवाड़ के राणा से मंगवाना चाहते थे। ये उनके मांग पत्र है, एक प्रकार की उनका ज्ञापन है जिसमें 21 बातें लिखी हुई थी। इस 21 सूत्री जो ज्ञापन है, जो मांग पत्र है, इसी को ही इतिहास के अंतर्गत विद्यार्थियों आपके मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है। कई बार परीक्षा में यहाँ से जुड़ा प्रश्न आ चुका है। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ये प्रश्न पूछा गया था कि मेवाड़ पुकार का संबंध किससे है। तो मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में जब आपके भील अपने आगामी रणनीति बनाने के लिए पिछोला झील के तट पर आपके उपस्थित हुए थे, तो उस समय उन्होंने अपने 21 मांगों का एक आपकी ज्ञापन तैयार किया। वो ज्ञापन आपके महाराणा को दिया गया। उस ज्ञापन को विद्यार्थियों आपके मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है और इसका निर्माण मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में हुआ था। 21 मांगे थी। इनमें से कहते हैं कि 19 मांगे आपके उस समय जो मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह ने 19 मांगों को स्वीकार कर लिया था। केवल 3 मांगों को लेकर आपके जो आपके भील समुदाय के लोग हैं और राणा के जो आपके कह सकते हैं अधिकारी, उनके बीच विवाद हो गया। एक तो जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनको सुअर मारने की इजाजत नहीं मिली। दूसरी बात यह है जो वन संपदा है जिसको आपके आदिवासी समुदाय के लोग बिना किसी रोक टोक के इस्तेमाल करते हैं, वो बात भी आपके नहीं मानी गई। एक जो भीलू से ग्रास समुदाय के लोगों से जो बेगार ली जाती है ईमान तरीके से, उसको भी समाप्त नहीं किया गया। आदिवासी समूह के लोगों को सुअर मारने की इजाजत नहीं मिली, बेकार व्यवस्था पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और वन संपदा का आपके उपयोग करने के लिए भी कोई विशेष आपकी रणनीति नहीं बनाई गई। तो इन 3 विषयों को लेकर आपसे वाद विवाद हो गया। इस प्रकार से 19 मांगे तो मान ली गई, लेकिन 3 मांगे आपके नहीं मानी गई। और इसी बात से दुखी होकर पिछोला झील के तट पर ही एक मंदिर है विद्यार्थियों, आप सब ने राजस्थान की कला और संस्कृति में इसका नाम पढ़ा होगा, जगदीश मंदिर। जगदीश मंदिर से आके मोतीलाल तेजावत ने जो भील समुदाय के लोग हैं, जो ग्रास समुदाय के लोग हैं या फिर जो आदिवासी समूह के लोग हैं, उनको संबोधित किया और संबोधित करने के बाद में इस आंदोलन को फिर से आपने शुरू कर दिया और ये आंदोलन तेज गति से आपके आगे बढ़ा। मेवाड़ में होने वाले इस आंदोलन का प्रभाव डूंगरपुर के मारावल पर पड़ा। उनको ये लगता था कि जिस प्रकार से गोविंद गिरी के नेतृत्व में डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंतर्गत जो भगत आंदोलन हुआ था, वैसी स्थितियां फिर से बढ़ रही हैं। तो मेवाड़ में होने वाले आंदोलन से डूंगरपुर का मारावल भयभीत हो गया और उसने क्या किया कि मेवाड़ की स्थितियां डूंगरपुर तक नहीं पहुंचे, इससे पहले ही डूंगरपुर के आसपास के जो आपके भील समुदाय के लोग हैं उनसे समझौता कर लिया। ये एक प्रकार की भीलों की नैतिक विजय थी। घटना आपके मेवाड़ में हो रही है, उसके परिणाम हमें डूंगरपुर में नजर आ रहे हैं। अब क्योंकि डूंगरपुर महारावल ने समझौता कर लिया भीलों के साथ, तो मेवाड़ के राणा के ऊपर भी दबाव बढ़ता जा रहा था और आंदोलन विस्तृत होता जा रहा था। और इसलिए मेवाड़ के राणा ने भी भील समुदाय की कुछ मांगे जरूर मानी है और उन मांगों को उसने खालसा क्षेत्र में लागू भी कर दिया। लेकिन आप सब जानते हैं विद्यार्थियों, खालसा क्षेत्र तो वह होता है जो सीधे राजा महाराजाओं के अधीन होता है प्रत्यक्ष रूप से। मेवाड़ राणा ने जो सुधार कार्य किए हैं वो खालसा क्षेत्र में लागू हो चुके हैं, लेकिन मेवाड़ रियासत का जो जागीरी क्षेत्र है जिसमें जागीरदार आपके शासन करते हैं, वहां पर इन सुधारों को लागू नहीं किया गया। तो खालसा क्षेत्र के भीलों को थोड़ा सा आराम मिला है, लेकिन जागीरी क्षेत्र के जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनको कोई रियायत नहीं मिली। और इसी से दुखी होकर जो ये आपके मादरीपट्टा क्षेत्र है, जाडोल क्षेत्र है, जवास क्षेत्र है या फिर कोलियारी क्षेत्र है, इसमें फिर से आंदोलन आपके भड़क उठा। तो जो आंदोलन आपके 1921 में मातृ कुंडे से प्रारंभ हो रहा है, वो आंदोलन आपके अलग अलग ठिकानों और आपके विस्तृत आपके होता गया। अब इस आंदोलन का आपके एक प्रकार से दमन करने के लिए मेवाड़ के महाराणा ने कुछ आपके राजनीतिक कार्य की। आंदोलन को शांत करने के उद्देश्य से, एक प्रकार से आंदोलन का दमन करने के लिए मेवाड़ के महाराणा ने एक आदेश जारी कर दिया कि 50 से अधिक भील समुदाय के लोग एक जगह एकत्रित नहीं होंगे। उनका मानना था कि जब अधिक संख्या में लोग एक जगह एकत्रित नहीं होंगे तो उनको फिर विद्रोह करने का मौका भी नहीं मिलेगा। दूसरा उन्होंने काम किया कि उनका मानना था कि भीलों को भड़काने का काम आपके मोतीलाल तेजावत कर रहे हैं। तो मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार करने के लिए उनके ऊपर आपके 500 रुपए का इनाम रखा गया मेवाड़ रियासत की ओर से, कि जो भी मोतीलाल तेजावत की सूचना देगा, उनके पकड़वाने में मेवाड़ राणा या मेवाड़ सरकार की मदद करेगा, उसे 500 रुपए इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। इस प्रकार से एक तरह से भीलों को संगठित होने से रोका जा रहा है और दूसरी तरफ भीलों का जो नेतृत्व करता है उसे बंधक बनाने का आपके यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। इसी स्थितियों में क्योंकि कहीं ना कहीं मोतीलाल तेजावत को लग रहा था कि अगर इस स्थिति में अगर गिरफ्तार हो जाएंगे तो ये आंदोलन शांत हो जाएगा, एक प्रकार से आंदोलन अपने पराभव की ओर चला जाएगा। तो मेवाड़ क्षेत्र को छोड़कर 1922 के आसपास मोतीलाल तेजावत आपके सिरोही क्षेत्र की ओर चले गए। अब विद्यार्थियों, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर मोतीलाल तेजावत ने पलायन कर दिया मेवाड़ से सिरोही की ओर,
लेकिन जब आप ग्रंथ अकादमिक पुस्तक पढ़ेंगे तो वहां इस बात को अच्छी तरीके से समझाया गया है कि ये पलायन नहीं है। कहीं न कहीं सिरोही क्षेत्र के जो भील और ग्रासीय है निरंतर मोतीलाल तेजावत से ये आग्रह कर रहे थे कि वो सिरोही आए और वहां के आदिवासी जन समुदाय का नेतृत्व करें। दूसरी बात, मोतीलाल तेजावत को ये पता था कि हमने मेवाड़ के अंदर एक अच्छा खासा संगठन स्थापित कर दिया है, मेरे चले जाने के बाद भी वो संगठन मेवाड़ के अंतर्गत भील आंदोलन को चलाए रखेगा। और स्थिति कुछ ऐसी बन गई है कि कुछ समय तक इस स्थान से दूर रहेंगे तो हमारा आंदोलन और तेज गति से आगे चलेगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए 1922 के आसपास मोतीलाल तेजावत ने कुछ समय के लिए मेवाड़ क्षेत्र को छोड़ दिया और फिर वो आके सिरोही क्षेत्र की ओर आके चले गए। तो ये बात थोड़े से आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगर आप राजस्थान के मानचित्र का आप दक्षिणी भाग देखेंगे विद्यार्थियों, जब आपके मोतीलाल तेजावत आपके सिरोही क्षेत्र गए तो उन्होंने जो आपके गुजरात का जो एक क्षेत्र है जो सिरोही और मेवाड़ से लगता हुआ है, जहाँ भीलों की भी अच्छी खासी संख्या है और पहले भी ये क्षेत्र आपके गोविंद गिरी के समय भी अशांत रह चुका है, ईडर क्षेत्र। तो कुछ समय के लिए जब वो सिरोही गए थे तो उनका आपके ईडर के कुछ भागों के अंदर भी दौरा हुआ था। और इसी समय मोतीलाल तेजावत का जो आपके ईडर के आसपास के क्षेत्रों में दौरा हुआ है तो वहां के भील भी आपके उत्तेजित हुए हैं, वहां के भील भी अपने अधिकारों के प्रति सजग हुए हैं और उन्होंने भी आंदोलन करने का आपके निर्णय लिया है। अब इस तरह से विद्यार्थियों मेवाड़ से आपके सिरोही और सिरोही से लगते हुए आपके गुजरात के क्षेत्र में निरंतर आपके भील आपके आंदोलन करने की रणनीति बना रहे हैं, जिनका नेतृत्व मोतीलाल तेजावत कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सत्ता ने एक बार फिर से सैनिक सहयोग से भीलों के इस विद्रोह को शांत करने का आपके काम किया है, भीलों के इस विद्रोह को दमन करने का काम किया है। 7 मार्च 1922 तारीख याद रखेंगे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है। अक्सर ये तारीख आपकी परीक्षा में पूछी जाती है। 7 मार्च 1922 को जो आपके मेवाड़ भील कोर है, हम इस सैनिक टुकड़ी के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। मेवाड़ भील कोर की सेना आपके जो ये ईडर आपके भाग है, ईडर का ही एक क्षेत्र है विद्यार्थियों आपके निमाड़ा, इस निमाड़ा क्षेत्र में मेवाड़ भील कोर की आपकी सेना आई और इस सेना का जो नेतृत्व करता थे जो पुलिस अधिकारी थे उनका नाम था सटन। और सटन के नेतृत्व विद्यार्थियों मेवाड़ भील कोर की सेना 7 मार्च 1922 को निमाड़ा क्षेत्र में आई, जहां भील अपने मांगों को लेकर आपके एकजुट हो रहे थे, एकत्रित हो रहे थे और बिना किसी चेतावनी के इसे निमाड़ा क्षेत्र में एकत्रित हुए जो भील है उन पर गोलियां चलाएगी। और इसी गोलीबारी के अंतर्गत विद्यार्थियों असंख्य आपके जो भील हैं, जो जन समुदाय के लोग हैं आपके शहीद हो गए। इस घटना को इतिहास में निमाड़ा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जो निमाड़ा हत्याकांड है विद्यार्थियों ये 7 मार्च 1922 को होता है। कुछ किताबों के अंतर्गत विद्यार्थियों की तारीख जो है 6 मार्च भी आती है, तो परीक्षा में 6 या 7 मार्च दोनों साथ में नहीं आएगी। हिंदी ग्रंथ अकादमी जो पुस्तक है उस पुस्तकों में ये तारीख आपके विद्यार्थियों 7 मार्च 1922 आई हुई है। और ईडर क्षेत्र का ये भाग है, वर्तमान गुजरात में ये भाग है निमाड़ा, जहाँ पर भील एकत्रित हुए अपने अधिकारों को लेकर और वहां पर फिर मेवाड़ भील कोर की सेना ने सटन के नेतृत्व में गोलीबारी की है, जहां पर असंख्य भील समुदाय के लोग आपके शहीद हो गए, उनकी वहां पर निर्मम हत्याएं की है। तो आपने जब भगत आंदोलन पढ़ा था तो वहां पर आपने एक हत्याकांड पढ़ा था, मानगढ़ हत्याकांड। और जब आप एक ही आंदोलन पढ़ रहे हैं तो वहां पर आप एक नया हत्याकांड पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों, निमाड़ा हत्याकांड। तो निमाड़ा हत्याकांड और मानगढ़ हत्याकांड दोनों के संबंध विद्यार्थी आपके भीलों से हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपके मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में जो होने वाला एकीय बहुमत भील आंदोलन है वो मेवाड़ क्षेत्र में किस प्रकार से फैला और किस तरह से फिर मेवाड़ को छोड़कर उनको कुछ समय के लिए आपके सिरोही में जाना पड़ा। अब सिरोही के जब अंदर गए तो वहां पर कौन कौन सी घटनाएं हुई है, सिरोही में किस प्रकार से आंदोलन फैला है, सिरोही के जो भील हैं जो ग्रासी हैं उन्होंने किस प्रकार से ब्रिटिश सत्ता का प्रतिरोध किया है, उसको हम अगली कक्षा में देखेंगे। और अगली कक्षा में हम भीलों के जो ये आंदोलन है एकीय बहुमत भील आंदोलन, इनसे कौन कौन सी उपलब्धियां निकली है, कौन कौन से परिणाम निकले हैं, वो सारी बातें हम अगली क्लास में करने की हम कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।